एक सपने के साथ शुरू की थी, लेकिन आज वो सपना हजारों वार्डरोब्स का हिस्सा बन चुका है। मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए करना था, बट फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी वो वर्कआउट नहीं कर पाई और मैं एमबीए नहीं कर पाई। लास्ट 4 इयर्स बैक उसका मुझे ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला था, तो वो मैं कह सकती हूँ वो मेरा एक मास्टरपीस है। इंडिया में जब हम देखते हैं तो कितने भी मॉडर्न एस्थेटिक्स आ जाएं, बट जो बात ट्रेडिशंस में होती है, ट्रेडिशनल वेयर में होती है, शायद वो एक वुमेन को एक बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करती है। मॉडर्न ज़माने में जो डिज़ाइन है वो फॉर द टाइम बीइंग है कि आपने 2 महीना 3 महीना पहना एंड देन फिर वो आउटडेटेड हो जाती है। बट जो रॉयल चीज़ें हैं वो हमेशा रॉयल ही रहती हैं। क्लाइंट्स हमारे पास आते थे तो वो हमको बोलते थे कि यार ये वाला आपके पास आउटफिट है क्या नहीं है, तो हम उनको बोलते थे कि आप डिज़ाइन करवा लीजिए, ये ज़्यादा बेटर लगेगा आपकी पर्सनालिटी पे या इस ओकेजन पे। तो उस टाइम जो हमने कन्विंस जो हमें क्लाइंट को करना था वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। शॉप से एक बुटीक और स्टूडियो पे लाना क्लाइंट को तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता था। कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, फटाफट चेंज हो रहे हैं। मास्टरपीस बनाया और वहाँ पे आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाए हो। मुझे ऐसा लगता है फैब्रिक हमसे बात कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि इस फैब्रिक में ये बनना है, वो ऑटोमेटिकली मुझे एक कनेक्ट बनाता है, तो इस फैब्रिक का यही आउटफिट बनना चाहिए। फैशन इंडस्ट्री की जर्नी है, अब वो हजारों वार्डरोब्स का हिस्सा बन चुकी है। अपना हार्डवर्क छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे ना आपको सक्सेस कभी मिलेगी भी नहीं। तो मेरा यंग जनरेशन से यही कहना है कि हार्डवर्क करो, पेशेंस रखो। Hey everyone, welcome back to another captivating episode of Captive Senses. Rather than captivating, हमारा आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और फैशनेबल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके कपड़े सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि एक फीलिंग होती है। She is a creator, she is a dreamer and she is a powerhouse of elegance. उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में अपनी जर्नी एक सपने के साथ शुरू की थी, लेकिन आज वो सपना हजारों वार्डरोब्स का हिस्सा बन चुका है। उनके हर एक मास्टरपीस में वो अपना पैशन, अपना डेडिकेशन डालती हैं और उनका हर एक क्लोथ, उनका हर एक काम जो है वो एक कहानी को झलकाता है। शी इज़ अ फियरलेस वुमेन और भोपाल में उन्होंने बहुत ही प्यारी तरीके से अपनी ब्रांड को लेके आए हैं। ऑल्सो उन्होंने मॉडर्न एस्थेटिक्स को ट्रेडिशंस और कल्चर्स के साथ मिलाया और एक बहुत ही सुंदर सा ब्रांड जिसका नाम है मिलान, वो उन्होंने क्रिएट करा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड and let us just dive into this fabulous journey of Milan by Meetu, and let me just welcome the most precious and beautiful founder who is very dear to me and my favorite fashion stylist and designer, Meetu Soni ma'am. Hi ma'am, Hi a warm ma'am. welcome. Thank you so much for inviting on your show, और इतने अच्छे से तुमने डिस्क्राइब किया मेरे बारे में। I'm love it. Thank you so much and thank you so much for your precious time कि आज आप हमारे साथ अपनी जर्नी, अपनी इंस्पिरेशन और अपने हसल्स को और आपकी डिज़ाइन के पीछे की दुनिया का जो मैजिक है आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। So looking forward to it. So ma'am, I wanted to start with कि मिलान का जो ये आइडिया है वो आपको कैसे आया? Like it was a journey, normal journey थी या इसके पीछे कुछ इंस्पिरेशन था? एक्चुअली मिलान का आइडिया जब मैं कॉलेज में थी, मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए करना था, बट फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी वो वर्कआउट नहीं कर पाई और मैं एमबीए नहीं कर पाई। देन उस टाइम ये था कि माइंड बहुत क्रिएटिव था, बचपन से ड्रेसेस डिज़ाइन करने का बहुत शौक़ था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं इस फील्ड में नहीं तो इसमें आगे प्रोसेस कर सकूं या चीज़ें कर सकूं। तो भोपाल में ही थे जब हम, तब एक छोटी सी इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, तो हमने वहीं से अपना डिप्लोमा कोर्स किया था। तो वहीं से एक स्टार्टिंग एज अ डिज़ाइनर
मैंने स्टार्ट किया था, एंड देन फिर उसके बाद हमने अपना एक शादी के बाद मैंने अपना एक स्टूडियो खोला। दैट इज़ सो वंडरफुल। एंड जैसे कि आप इतने अच्छे मास्टरपीसेस और इतने अच्छे कला अपने कपड़ों में डालती हैं, तो आप कैसे ये सोचती हैं कि मुझे इस फैब्रिक में अपनी सोल को डालना है? तो व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड दैट? एक्चुअली मेरे साथ क्या है कि जैसे ही हम फैब्रिक को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ना डिज़ाइंस आपके माइंड में आना शुरू हो जाती है, कि अगर ये फैब्रिक है तो हमारे माइंड सेट हो जाएगा कि इसमें हमें साड़ी बनाना है या लहंगे बनाना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डायरेक्शन है वो फैब्रिक को देख के क्रिएटिव हो जाता है। उस चीज़ को ऑटोमेटिकली हमारी एक डिज़ाइन बन जाता है कि इस फैब्रिक में ये डिज़ाइन प्रॉपर लगेगा। दैट्स सो ट्रू। ऑल्सो जब एक आर्टिस्ट या क्रिएटर या डिज़ाइनर अपनी चीज़ों पे काम करता है तो हमने देखा है कि वो उस चीज़ से कनेक्ट हो जाता है। तो आपने जब अपना पहला मास्टरपीस बनाया या अपना पहला कोई डिज़ाइन बनाया तो आपके दिल में क्या आया कि नाउ व्हाट इज़ द स्टार्ट? एक्चुअली अगर पहले पीस की बात करूं तो वो डिफरेंट है, मतलब वो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में बनाया था। बट अगर मैं मास्टर पीस की बात करूं तो मैंने एक साड़ी डिज़ाइन करी थी विद अ केप साड़ी लास्ट 4 years बैक। उसका मुझे ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला था, तो वो मैं कह सकती हूँ वो मेरा एक मास्टरपीस है जो आज भी बहुत हिट है, जिस पे हमने बहुत मेहनत करी थी उसके वर्क पे, उसकी डिटेलिंग पे, उसके फैब्रिक पे। तो वो अगर मैं ऐसे सोचूं तो वो मेरा मास्टरपीस है आज भी। तो आज भी आप उससे कनेक्टेड हो? काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज उसने जो मुझे एज अ मिलान जो एक प्रमोट होता है ना कि आप बीइंग अ डिज़ाइनर आपका सबसे अच्छा पीस क्या था, तो वो वाइट साड़ी जो है वो हमारा एक सबसे हिट पीस कह सकते हो, सक्सेसफुल पीस कह सकते हो उस चीज़ को। एंड व्हाट आई फील कि इंडिया में जब हम देखते हैं तो कितने भी मॉडर्न एस्थेटिक्स आ जाएं, बट जो बात ट्रेडिशंस में होती है, ट्रेडिशनल वेयर में होती है, शायद वो एक वुमेन को एक बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करती है। हाँ, वो तो है, बिकॉज जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो हमारी पास्ट में जो चीज़ें थी, जो राजा महाराजा या जो भी थे, उन्होंने उन चीज़ों पे भी बहुत काम किया है। और वो आज भी, चाहे आप फैब्रिक देख लीजिए, चाहे आप उनके मोटिव्स देख लीजिए, चाहे आप उनके वर्क देख लीजिए, तो आज जो भी चीज़ें उनकी वैल्यू है। आजकल के मॉडर्न ज़माने में जो डिज़ाइन है वो फॉर द टाइम बीइंग है कि आपने 2 महीना 3 महीना पहना एंड देन फिर वो आउटडेटेड हो जाती है। बट जो रॉयल चीज़ें हैं वो हमेशा रॉयल ही रहती हैं। इसलिए तो मेरा फेवरेट जो फैब्रिक है वो सिल्क है, वो कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। वो आज से 5000 साल पहले भी वो फैब्रिक था या चीज़ें थी, और आज स्टिल आप हैवी फैब्रिक्स में भी देखो तो जितने बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो उसी फैब्रिक पे ही काम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो हमने जो देखा, जैसे कि आपने बताया कि ये जो फैब्रिक्स है ये एक सदाबहार वाली चीज़ हो जाती है। तो हम देखते हैं कि म्यूजियम्स में भी जो क्वींस वेयर करती थी, आज भी वो फैब्रिक संभाल के रखा हुआ है। बिल्कुल। तो वो एक ऑथेंटिसिटी भी लाता है कि कैसे हमें अपने फैब्रिक में उस चीज़ को लेकर आना है। हाँ, ऑल्सो मुझे एक चीज़ और जाननी है कि एज अ डिज़ाइनर कभी कभी ऐसा लगता है कि एक चैलेंज आया है, बिकॉज फैशन इंडस्ट्री की ये जो जर्नी आपकी रही है वो आसान तो नहीं रही होगी, बिकॉज हर किसी को चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या चैलेंजेस आए थे? जब इनिशियली हमने मिलान स्टार्ट किया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो जब हम एज अ बुटीक स्टार्ट किया था, तो भोपाल बहुत छोटी सी जगह है। यहाँ पे लोगों का फैशन सेंस ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि कम है, बट उन लोग को एज अ क्रिएट करना, मतलब उनको ये था कि शॉप पे जाओ और ड्रेसेस उठा लो, वो कॉन्सेप्ट था। तो उस टाइम हम लोग जब अपना डिज़ाइनिंग स्टूडियो खोल रहे थे, तो जब क्लाइंट्स हमारे पास आते थे तो वो हमको बोलते थे कि यार ये वाला आपके पास आउटफिट है क्या, नहीं है, तो हम उनको बोलते थे कि आप डिज़ाइन करवा लीजिए, ये ज़्यादा बेटर लगेगा आपकी पर्सनालिटी पे या इस ओकेजन पे। तो उस टाइम जो हमने कन्विंस जो हमें क्लाइंट को करना था वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था कि
शॉप से एक बुटीक और स्टूडियो पे लाना क्लाइंट को, तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था कि लोग समझते नहीं थे कि ये वर्क इस फैब्रिक पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, या ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसे, वो इमेजिनेशन लोगों के अंदर थी नहीं। तो धीरे धीरे हमने उनको कॉन्फिडेंस में लाकर इतने सालों में आज ये चीज़ है कि अगर हम जो क्लाइंट्स को बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हाँ इनकी डिज़ाइनिंग परफेक्ट है, या इस ओकेजन पे ये आउटफिट हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये आउटफिट हमें मार्केट में मिल भी नहीं सकता। तो एक कस्टमाइजेशन वाला जो चीज़ थी वो हमें आगे रन करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, बट स्टिल अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हाँ डिज़ाइनिंग का एक मोटा रोल होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रेसेस बाहर जाके आप खरीदें, आप डिज़ाइन भी करवा सकते हैं। So true. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कस्टमाइजेशन वाला एक जो सेगमेंट आया है वो आज से 7 years 6 years बैक लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं था, पीपल वर नॉट अवेयर, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उन्हें शॉप से रेडीमेड चीजें खरीदने की आदत थी। हाँ, बिल्कुल। और वो कस्टमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आने में धीरे धीरे बहुत टाइम लगा है। जैसे कि अब मेरी मदर हो गई, अब वो धीरे धीरे उस कस्टमाइजेशन के दौर में आई है कि भाई इस चीज को जब मैं बनवाऊंगी तो वो अलग लुक देगी। राइट। तो रेडीमेड भी एक अपनी मतलब अपनी जगह बहुत सुंदर है, बट कस्टमाइजेशन आपको डिफरेंट दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है। और सबसे बड़ी बात कस्टमाइजेशन का प्लस पॉइंट क्या है, हम डिफरेंट क्रिएट करेंगे। मतलब हम जो पीस बना रहे हैं वो आप ज़्यादा लोगों को आप देखोगे नहीं। और मेरा तो शुरू से यही चीज़ रही है कि मैं अगर कोई पीस बनाती हूँ तो वो एक मैक्सिमम 2 या 3, और मैं ट्राई करती हूँ कि वो भोपाल में ज़्यादा लोग ना पहने। मैं ट्राई करती हूँ कि एक पीस ही मैं एक क्लाइंट के लिए बनाऊँ। तो आप सोच सकते हो कि एक पीस बनाने में मेहनत कितनी है, एफर्ट्स कितने हैं, एंड एट द सेम टाइम हम कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट चीज़ बना के दे रहे हैं जो आपको पूरे भोपाल में नहीं मिलेगी। तो कस्टमाइजेशन का एक बेसिक रूल या मेजर रोल अपन कह लें कि वो क्रिएटिविटी ही है और उसको अंडरस्टैंड करना है। आप मॉडर्न एस्थेटिक्स को ट्रेडिशंस और कल्चर्स से मिलाते हो। आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, हर चीज़ अपने हिसाब से उनको फास्ट फॉरवर्ड वाले उसमें चाहिए। तो आप इस फास्ट फॉरवर्ड जनरेशन में एक स्लो और सोलफुल फैशन को कैसे प्रमोट करोगे? एक्चुअली आजकल की जो जनरेशन है ना वो बहुत फास्ट है, उनको बहुत फटाफट ट्रेंड्स चेंज करने की आदत है। और आजकल ट्रेंड्स भी देखिए आजकल बहुत फटाफट चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं यंग क्लाइंट्स की बात करूं या यंग जनरेशन की बात करूं तो हम लोग स्पेशली उन यंग जनरेशन के लिए हम ये बोलना चाहेंगे, या हमारे स्टूडियो पे हम नॉर्मली ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं जो आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज़ अगर हमने कोई साड़ी बनाई तो उसके ऊपर हम केप या जैकेट दे देते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं कि जो वो आप मल्टीपल यूज़ कर सको। ऐसा नहीं हो कि आज आपने एक आउटफिट बनवा लिया हो तो वो आप किसी और पे पेयर अप नहीं कर सकते। तो हमारा मेन ये है कि हम अगर यंग जनरेशन के लिए अगर हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनको आगे चल के भी वो रीयूज़ कर सकें उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं हो बस बनवाया, डिज़ाइन किया एंड देन फिर हटा दिया, वो चीज़ नहीं है। तो बेसिकली हम अपने डिज़ाइनिंग में ये सोच के ही यंग क्राउड के लिए डिजाइन के लिए आपको भी ट्रेंड्स के साथ काफ़ी रिसर्च इनफैक्ट इस फील्ड में तो हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना ही पड़ता है अपडेट होने के लिए, बिकॉज हर दिन कुछ नया है, हर दिन कुछ नए फैब्रिक्स आ रहे हैं, हर दिन कुछ नए डिज़ाइंस आ रहे हैं और कस्टमर को हर दिन हमें कुछ नया देना है। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास मंथ में 4 या 5 बार आ रहा है तो हमें हर दिन उसके लिए कुछ नया नया क्रिएट करके रखना पड़ता है। जैसे कि हमने बात की ट्रेंड्स की, और आप कैसे कितनी प्यारी तरीके से मॉडर्न एस्थेटिक्स को आप ट्रेडिशंस और कल्चर्स में लेके आ रहे हो। तो जब आप कोई भी डिज़ाइन या फैब्रिक पे काम करते हो तो उससे आपका एक इमोशनल कनेक्ट भी बन जाता है। और यहाँ पर बात आ जाती है इमोशंस की। व्हेन यू क्रिएट अ मास्टरपीस, उस मास्टरपीस में उस इमोशंस के साथ आप एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हो ऑन एवरी ओकेजन। तो उसमें एक आर्टिस्ट, एक डिज़ाइनर अपने इमोशंस को डालता है, तो और वो उस मास्टरपीस से वो इमोशन आपको कनेक्ट करता है।
तो ऐसा कोई इंस्टेंस आपके साथ हुआ हो जहाँ आपने कोई मास्टरपीस बनाया और वहाँ पे आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाए हो? एक्चुअली कई बार क्या होता है, जब क्लाइंट्स आते हैं, जब हम उनके साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो एक कनेक्शन हमारा उनसे भी बन जाता है। मुझे लास्ट याद है कि एक पेरेंट्स आए थे, उनके बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट होना था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी बच्ची को क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने कहा बटरफ्लाइज। तो मेरा ये था कि मैं उस बच्ची से इमोशनली कनेक्ट हो पाऊँ उसके आउटफिट के थ्रू। तो मैंने उसके आउटफिट्स में ना बटरफ्लाइज दिए थे। तो वो एक मेरा एक इमोशनल मोमेंट भी कह सकते हो आप, और एक कनेक्शन भी कह सकते हो। फिर मेरे पास एक ब्राइड का आया, उसका क्लियरली ये था कि मुझे ना नेचर से कनेक्टेड कुछ आप आउटफिट बना के दो मेरी वेडिंग के लिए। तो हमने उसके आउटफिट में नेचर से कनेक्ट होके काफ़ी सारी चीज़ें हमने बनाई, और जब वो फाइनल आउटफिट आया तो वो जो क्लाइंट थी वो इतनी इम्प्रेस हो गई, बिकॉज़ क्या होता है कि उसकी लाइफ का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो कहीं ना कहीं हम भी इमोशनली उससे अटैच हो रहे थे, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। तो वो जो जर्नी थी उसके साथ और उस आउटफिट के साथ, वो एकदम कनेक्ट हो गई। और एट द एंड जब वो आउटफिट बना तो हमारी पूरी टीम उससे इमोशनली कनेक्ट थी कि वो इतना अच्छा बन के आया, और उस क्लाइंट को भी उतना ही अच्छा लगा। दैट इज सो अमेजिंग। यही एक मैजिक होता है इमोशनल कनेक्शन का। इनफैक्ट हम हर क्लाइंट के साथ ना इमोशनली अटैच भी होते हैं, बिकॉज हर फंक्शन आपको इमोशनली अटैच करता है, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो बर्थडे का हो, चाहे वो 25th एनिवर्सरी हो। तो हर इंसान का अपना एक वो होता है जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक आउटफिट, सबका एक ड्रीम होता है कि हमें इस अपने परफेक्ट दिन के लिए हमें एक परफेक्ट आउटफिट चाहिए। तो हम उस क्लाइंट के साथ भी इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाते हैं कि इसे हम बेस्ट से बेस्ट दे पाए, ताकि इसका जो डे है वो बेस्ट बन पाए। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हमारा एक तरीके से, जैसे आपका एक तरीके से एक एग्जाम भी होता है। हाँ, कि राइट, बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ को मुझे प्रॉपर, अगर कस्टमर ट्रस्ट अगर मुझ पे किया है तो आई हैव टू। और हम लोग रात भर सोते नहीं है, बिकॉज हमारे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि हमें ये चीज़ कैसे बनानी है, कैसे उनको अच्छा लगेगा। 10-15 हम डिज़ाइंस बनाते हैं, फिर उसको वापस से हटाते हैं, फिर क्रिएट करते हैं। तो ये तो इट्स अ बिग टास्क, बट एट द एंड जब वो चीज़ बन जाती है और प्रॉपर एक प्रॉपर जो आउटफिट होता है, जो हम इमेजिन करते हैं, जब वो अच्छे से होके आता है, तो आपको जो खुशी मिलती है वो तो आप काउंटलेस है वो तो। ऑल्सो अभी बैक कैमरा हम बात कर रहे थे कि जब आपने मुझे बताया कि आप कोई भी स्टोर पे फैब्रिक लेने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपको लगता है कि यार ये कपड़ा ना मुझसे बात कर रहा है। हाँ, right. तो उसके पीछे क्या एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम परचेजिंग के लिए जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो मेरे को जब भी वो शॉपकीपर हमें फैब्रिक्स दिखाते तो मुझे ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है फैब्रिक हमसे बात कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि इस फैब्रिक में ये बनना है, वो ऑटोमेटिकली मुझे एक कनेक्ट बनाता है। तो पता नहीं क्या, कुछ तो रिलेशन है, शायद इसी रिलेशन के चक्कर में मैं इस फील्ड में आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है फैब्रिक हमसे बात करते हैं कि इस फैब्रिक का यही आउटफिट बनना चाहिए। सो ट्रू। एंड यही एक पावर ऑफ अ डिज़ाइनर, पावर ऑफ अ क्रिएटर होती है कि आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हो और आपको सच में लगता है कि उस चीज़ को ना अपना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। नहीं तो आजकल बहुत लोग हैं कि बस सोच समझ के बस बना के दे दिया, ऐसे नहीं। एक्चुअली कोई भी आउटफिट है, आपको उसमें ना अपना 100% देना पड़ता है। आप ये सोचो कि बस ये फैब्रिक है और हमने फटाफट पिंटरेस्ट खोला और डिज़ाइन कर दी, ऐसा नहीं होता। हर फैब्रिक का अपना एक नेचर होता है, अपने कट्स होते हैं, तो आपको उस पर काम करना होता है। आप ये आजकल मैं नॉर्मली देखती हूँ, लोग बस फैब्रिक लेते हैं, पिंटरेस्ट से निकालते हैं एंड फिर उसको और वो परफेक्ट आउटफिट कभी नहीं बन सकता जब तक आपके पास उसका नेचर नहीं आपको पता हो। जैसे कॉटन का अपना नेचर है, सिल्क का अपना नेचर है, जॉर्जेट का अपना नेचर है। तो हमें, और डे बाय डे मैंने एक्सपीरियंस किया, ऐसा नहीं है कि आज मैं सडनली उस जगह पे आ गई हूँ कि मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, नहीं, क्लाइंट से ही हमें एक्सपीरियंस आता है।
और फैब्रिक ऑफ नेचर भी हम जब अपने सामने बनते हुए देखते हैं तो उसकी क्या गलतियां होती हैं जो मुझे दोबारा नहीं दोहरानी है। हाँ, तो इट्स अ लर्निंग, और ये लर्निंग आपको एकदम नहीं आएगी। आपको एक टाइम के बाद ही वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि नहीं यार हमें इस पे ऐसे वर्कआउट करना पड़ेगा। कई बार जब मैं देखती हूँ जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो क्यों 1 या 2 फैब्रिक्स पे काम करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इस फैब्रिक पे ये चीज़ अच्छी बनेगी। तो वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं उस फैब्रिक के लिए कि वो मल्टीपल डिज़ाइंस बना लेते हैं उस पर, क्योंकि उनको पता है इस पे, और वो नए फैब्रिक पे कभी भी आप देखिएगा नहीं पुश करते। अगर कोई बड़े बड़े डिज़ाइनर्स है जैसे रोहित बाल है, वो आप देखो लिनन पे ही जाएगा, सब्यसाची वो बनारसी पे ही जाएंगे, तो वो उनका है क्योंकि उनको पता है कि इस फैब्रिक का नेचर ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर फैब्रिक को एक अलग नज़रिए से देखना और उसकी डिज़ाइनिंग करना ही आपकी क्रिएटिविटी है। सो ट्रू। ऑल्सो जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी, और जैसे कि हमने बात की कि आपकी ये जो फैशन इंडस्ट्री की जर्नी है अब वो हज़ारों वार्डरोब्स का हिस्सा बन चुकी है। Yes. तो व्हेन यू स्टार्टेड इट एज अ ड्रीम, तो ये एक ड्रीम आपने इंडिया लेवल पे स्टार्ट किया, राइट, एंड अब आप इंटरनेशनली भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। रिसेंटली में आप दुबई में नुमाइश एग्जीबिशन में मिलान को रिप्रेजेंट करके आई हैं। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस देयर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मेरे लिए तो मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज मुझे ये था कि अब मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, बट वो मौका कब आएगा उसमें ये था कि अब जैसे ही मौका आया और हमने सोचा कि हम जाएं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और बहुत अच्छा शो था। 2 डेज़ की हमारी वहाँ एग्जीबिशन थी, और वहाँ पे लोगों ने हमारा कलेक्शन बहुत पसंद किया, तो और कॉन्फिडेंस लेवल जो था हमारा वो और बढ़ गया। फिर हमने ये प्लान किया कि अब हमें और भी कंट्रीज़ में अपना मिलान लेके जाना है, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ट्रू। और हमारी बेस्ट विशेस है कि आप ऐसे ही इंटरनेशनली, ना कि इंडिया बट इंटरनेशनली भी ऐसे ही प्रमोट करती रहें मिलान को, और अपना ये सुंदर काम हर जगह फैला सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड इसी के साथ अब वी विल बी प्लेइंग अ स्मॉल रैपिड फायर राउंड विद यू, जिसमें हम आपके फेवरेट फैब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल रैपिड फायर राउंड, जिसका नाम होने वाला है द फैशन राउंड विद नीतू। Okay. So we will be playing this game. Okay. So let's get started. Okay. So your favorite fabric? Silk. Your favorite fashion designer? सब्यसाची. And may I know why? बिकॉज उनका जो कलेक्शन है वो हमेशा रॉयल टच पे होता है, और रॉयल टच वाले जो भी आउटफिट्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डिज़ाइनिंग जो आप कर रहे हो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, बिकॉज आप उसको हर एरा में यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मुझे सब्यसाची की डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है। वेरी नाइस। एंड सच में उनकी जो डिज़ाइंस होते हैं वो रॉयलिटी को बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Next is, what is that one thing which you always keep while designing your dresses? Confidence and creativity. So true. Because confidence और creativity के बिना ये industry हो ही नहीं सकती। So with this, we want you to share with our audience one golden lesson जो आप आज की जनरेशन को देना चाहते हो, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डेड है, ट्रेंड्स में काफ़ी बिलीव करती है। इफ़ एनीबडी वॉचिंग यू आउट देयर, दे वांट टू स्टार्ट देयर जर्नी एज अ फैशन डिज़ाइनर, सो व्हाट वाज दैट वन गोल्डन टिप व्हिच यू वांट टू शेयर? ओके, मैं बस आज की जनरेशन से, या जो आज लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में जब भी आप काम करते हो तो बहुत जल्दी, आज का टाइम जो है बहुत जल्दी सक्सेस भी देता है और कई बार फेलियर्स भी होते हैं, तो हम बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हमें
एकदम से खुश भी नहीं होना है कि हम सक्सेसफुल हैं, और अगर हम फेलियर्स में जा रहे हैं तो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम फेल क्यों गए। एटलीस्ट अगर हम फेलियर हैं तो हमें उस चीज़ में सीखना है कि हम क्यों फेल हो रहे हैं, और अगर हम सक्सेसफुल हैं भी तो हमें उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है कि आज हम सक्सेसफुल हो गए तो हमें ये चीज़ नहीं करनी, और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और कभी भी अपना हार्डवर्क छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे ना, आपको सक्सेस कभी मिलेगी भी नहीं। तो मेरा यंग जनरेशन से यही कहना है कि हार्डवर्क करो, पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा और सब सक्सेसफुली काम करेंगे। That's so amazing, and this conversation was literally a masterpiece, क्योंकि आज यहाँ पर ना कि सिर्फ ट्रेंड्स और फैशन के बारे में बात हुई है, आज यहाँ पे ट्रेडिशंस और कल्चर्स को लेकर भी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है। एंड आज की जनरेशन के लिए जो आपने ये एक गोल्डन रूल दिया है, दैट इज़ गोइंग टू बी द मास्टरपीस ऑफ दिस एपिसोड। So with this, we have seen that Meetu ma'am की journey just started as a passion, and now beautifully she turned her passion into a profession. उन्होंने बहुत सारी challenges को face किया। उन्होंने she wanted to do MBA, लेकिन initially उनकी destiny उन्हें आज यहाँ तक लेकर आई जहाँ वो भोपाल में renowned fashion designers की list पे आती हैं। So ऐसे ही हमें भी अपने पैशन और अपनी अंदर की मोटिवेशन को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। जो काम हमें खुशी दे, जिस काम से हमें खुशी मिले, हमें वही काम आगे करना चाहिए। सो विद दिस वी होप दैट यू एंजॉयड आवर फैशनेबल एंड ग्लैमरस एपिसोड, बिकॉज हम दोनों ने तो शायद ये कॉन्वर्जेसन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। एंड ऐसे ही और भी कैप्टिवेटिंग और enjoyable एपिसोड्स के लिए do not forget to subscribe us on YouTube and show your love. Also, for interesting episodes update, you can just follow us on Instagram as well. ऐसी ही फैशनेबल चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए अगर आप एक फ़ैशन इन्फ्लुएंसर हैं या फ़ैशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, तो मिलान बाय मीतू को फॉलो करना ना भूलें। एंड ऐसे ही आप हम पे अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स बनाते रहिए। Until then, let's captivate your senses. Thank you. Thank Thank you, you. Nan. Thank Thank you you. so much.